नमस्कार दोस्तों। आज की एपिसोड थोड़ी लंबी हो सकते हैं मगर पूरा स्टोरी सुनने ताकि आपको पता चले कि जीवित रहने के लिए क्या क्या करना पड़ गया था। तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। तारीख 13 अक्टूबर 1972। जब दुर्घटना हुई तब अनुभवहीन सह पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल दांते हेक्टर लागुलारा नियंत्रण में थे। उन्होंने गलती से मान लिया कि विमान क्यूरी को पहुंच गया है, जहां से उड़ान पुदा हुएल हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मुड़ेगी। लेकिन यह ध्यान देने में विफल रहे कि उपकरण रीडिंग से संकेत मिलता है कि वह अभी भी शहर से 60-70 किलोमीटर दूर थे। जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, विमान एक पहाड़ से टकरा गया, जिससे उसके दोनों पंख और पिछला हिस्सा उड़ गया। धड़ का शेष हिस्सा अनुमानित 350 किलोमीटर पर घंटे की गति से ग्लेशियर से नीचे फिसल गया और बर्फ में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले लगभग 725 मीटर नीचे गिर गया। उड़ान में 45 यात्री और चालक दल सवार थे, जिनमें ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम के 19 सदस्य, उनके परिवार, समर्थक और दोस्त शामिल थे। चालक दल के 3 सदस्यों और 9 यात्रियों की तुरंत मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद ठंडे तापमान और उनकी चोटों की गंभीरता के कारण कई और लोगों की मृत्यु हो गई। यह मलबा चिली की सीमा के ठीक पूर्व में सुदूर पश्चिमी अर्जेंटीना के सुदूर एंडीज में 11,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। विमान की तलाश में अधिकारियों ने अगले दिनों में कई बार दुर्घटनास्थल पर उड़ान भरी, लेकिन बर्फ के नीचे सफ़ेद धड़ को नहीं देख सके। 8 दिनों के बाद खोज प्रयास रद्द कर दिए गए। अगले 72 दिनों के दौरान जीवित बचे लोगों को जोखिम, भूखमरी और हिमस्खलन सहित अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 13 और यात्रियों की मौत हो गई। शेष यात्रियों ने नरभक्षण का सहारा लिया। जैसे ही देर से बसंत के आगमन के साथ मौसम में सुधार हुआ, तो जीवित बचे लोग नंदो पाराडो और रोबर्ट केनेसा बिना गियर के 15,260 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर चढ़ गए और मदद मांगने के लिए 61 किलोमीटर की यात्रा करके 10 दिनों तक चिली पहुंचे। दुर्घटना के 2 महीने बाद 23 दिसंबर 1972 को जीवित बचे 16 लोगों में से अंतिम को बचा लिया गया। उनके चमत्कारी जीवित रहने की खबर ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, जो मीडिया सर्कस में बदल गई। मोंटेवीडियो, उरुग्वे की सोकिया ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम के सदस्यों को इंग्लिश रग्बी टीम ओल्ड बॉयज़ क्लब के खिलाफ सेंटियागो, चिली में एक मैच खेलना था। क्लब के अध्यक्ष डेनियल जुआन ने टीम को एंडीज से सेंटियागो तक ले जाने के लिए उरुग्वे वायुसेना के टर्बोप्रॉप फेयरचाइल्ड FH-227D को किराए पर लिया। विमान में 40 यात्री और चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। कमांड में पायलट कर्नल जूलियो सेसर फ्रेडास एक अनुभवी वायुसेना पायलट थे, जिनके पास कुल 5,117 घंटे की उड़ान थी। उनके साथ यह पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल दांते हेक्टर लागुलारा भी थे। वहां 10 अतिरिक्त सीटें थीं और टीम के सदस्यों ने कुछ दोस्तों और परिवार के सदस्यों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। जब अंतिम समय में किसी ने रद्द कर दिया, तो ग्राजिला मारियानी ने सीट खरीद ली ताकि वह अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी में शामिल हो सकें। विमान 12 अक्टूबर 1972 को केरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ, लेकिन एंडीज के ऊपर एक तूफान के कारण उन्हें अर्जेंटीना के मेंडोजा में रात भर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि पश्चिम में मेंडोजा से सेंटियागो तक 200 किलोमीटर सीधा रास्ता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों के लिए 25,000 से 26,000 फीट की ऊंचाई की आवश्यकता होता है, जो FH
227 डी की अधिकतम परिचालना सीमा 28,000 के बहुत करीब है। यह देखते हुए कि विमान पूरी तरह से भरा हुआ था, इस मार्ग पर पायलट को बहुत सावधानी से ईंधन की खपत की गणना करने और पहाड़ों से बचने की आवश्यकता होगी। इसके बजाय इस प्रकार के विमान के लिए A7 वायुमार्ग, जिसे आज UW44 के रूप में जाना जाता है, का उपयोग करके मेंडोजा दक्षिण से मालारग्यू तक 600 किलोमीटर 90 मिनट के UR के मार्ग को उड़ान भरने की प्रथा थी। वहां से विमान G17 UB 684 वायुमार्ग के माध्यम से पश्चिम की ओर उड़े, प्लांचोन को पार करते हुए चिली में क्यूरिको रेडियो बेकन तक पहुंचे और वहां से उत्तर की ओर सेंटियागो पहुंचे। 13 अक्टूबर को मौसम का असर भी उड़ान पर पड़ा। उस सुबह एंडीज की स्थितियों में सुधार नहीं हुआ था, लेकिन दोपहर तक बदलाव की उम्मीद थी। पायलट ने इंतजार किया और दोपहर 2:18 बजे उड़ान भरी। शुक्रवार 13 अक्टूबर को मेंडोजा से उन्होंने उड़ान स्तर 18,000 फीट पर मालारग्यू रेडियो बेकन की ओर दक्षिण की ओर उड़ान भरी। लागुरारा ने मालारग्यू हवाई अड्डे को रेडियो पर अपनी स्थिति बताई और उन्हें बताया कि वो अपराह्न 3:21 बजे 2515 मीटर ऊंचे प्लांचोन दर्रे पर पहुंच जाएंगे। प्लांचोन पास एंडीज के एक तरफ से दूसरे तक हवाई यातायात नियंत्रण हैंड ऑफ बिंदु है, जिसमें मेंडोजा में नियंत्रक उड़ान ट्रैकिंग कर्तव्यों को सेंटियागो में पुडाहुएल हवाई यातायात नियंत्रण में स्थानांतरित करते हैं। एक बार क्यूरिको के दक्षिण में चिली के पहाड़ों को पार करते हुए विमान को उत्तर की ओर मुड़ना था और सेंटियागो में पुडाहुएल हवाई अड्डे पर उतरना था। यात्री धड़के खुले पिछले हिस्से से बाहर गिर गए। उच्च गति वाले टोबोगन की तरह 350 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से खड़ी ग्लेशियर पर फिसलने से पहले धड़ का अगला हिस्सा सीधे हवा में उड़ गया और लगभग 379 फीट नीचे उतर गया। जब धड़ बर्फ के ढेर से टकराया तो सीटें अपने आधार से फट गई और आगे के बल्कहेड और एक दूसरे से टकरा गईं। टक्कर से कॉकपिट कुचला गया और अंदर मौजूद दोनों पायलटों की मौत हो गई, जिससे फेराडास की तुरंत मौत हो गई। आधिकारिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना पायलट त्रुटि के कारण इलाके में नियंत्रित उड़ान के कारण हुई थी। विमान का धड़ मेंडोजा प्रांत, अर्जेंटीना में मीटर 11,710 फीट की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर पर रुक गया। ग्लेशियर माउंट सोस्नेडो और 4,280 मीटर ऊंचे वोल्कन टिंगुइरिका के बीच है, जो चिली और अर्जेंटीना के बीच सुदूर पहाड़ी सीमा पर फैला हुआ है। यह 15,260 फीट ऊंचे माउंट सेलर के दक्षिण में है, जिस पर्वत पर बाद में जीवित बचे लोग चढ़े थे और जिसका नाम नंदो पारादो ने अपने पिता के नाम पर रखा था। विमान अपने नियोजित मार्ग से 80 किलोमीटर पूर्व में था। विमान में सवार 45 लोगों में से टेल सेक्शन में 3 यात्री और 2 चालक दल के सदस्य मारे गए। जब यह टूट गया, लेफ्टिनेंट रेमन साउल मार्टिनेज, जो नेविगेटर थे, ऑर्बिडो रामिरेज स्टीवर्ड, गेस्टन कोस्टेमले, एलिजो हुनी और गुइडो माग्री, कुछ सेकंड बाद डेलियन शो और कार्लोस बेलेटा पीछे के धड़ से गिर गए। बेलेटा गिरने से बच गया, लेकिन बर्फ से ढके ग्लेशियर से लड़खड़ा कर गिर गया, गहरी बर्फ में गिर गया और उसका दम घुट गया। 14 दिसंबर को साथी यात्रियों को उनका शव मिला। बर्फ के किनारे से टकराने के कारण विमान के ढांचे के टकराने से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे शेष सीटें अपने एंकरों से टूट गई और उन्हें विमान के सामने फेंक दिया गया। टीम के चिकित्सक डॉक्टर फ्रांसिस्को निकोला और उनकी पत्नी एस्थर निकोला, यूजेनिया पाराडो और फर्नांडो
वाजक्वेज पायलट फेराडस की तुरंत मृत्यु हो गई जब नाक के गियर ने उपकरण पैनल को उसकी छाती पर दबा दिया, जिससे उसका सिर खिड़की से बाहर हो गया। सह पायलट लागोरारा गंभीर रूप से घायल हो गया और कुचले हुए कॉकपिट में फंस गया। उसने यात्रियों में से एक से उसकी पिस्तौल ढूंढने और उसे गोली मारने के लिए कहा, लेकिन यात्री ने मना कर दिया। 33 लोग जीवित रहे, हालांकि कई लोग गंभीर रूप से या गंभीर रूप से घायल हो गए, टूटे हुए पैरों सहित घावों के साथ, जो विमान की सीटों के सामान विभाजन और पायलट के केबिन के सामने गिरने के कारण हुए थे। केनेसा और गुस्तावो जर्बिना, दोनों मेडिकल छात्र, ने लोगों के घाव की गंभीरता का आकलन करने और उन लोगों का इलाज करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जिनकी वह सबसे अधिक मदद कर सकते थे। पाराडो की खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया और वह 3 दिनों तक कोमा में रहे। एनरिक प्लेटिरो के पेट में धातु का एक टुकड़ा फंस गया था, जिससे निकालने पर उसके साथ कुछ इंच की आंत भी निकल आई, लेकिन उसने तुरंत दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। आर्टुरो नोगिरा के दोनों पैर कई जगह से टूट गए। कंपाउंड फ्रैक्चर वाला कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा। चिली एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को विमान के लापता होने के 1 घंटे के भीतर सूचित कर दिया गया था। 4 विमानों ने उस दोपहर अंधेरा होने तक खोज की। विमान के लापता होने की खबर उरुग्वे मीडिया में शाम करीब 6 बजे पहुंची। उस शाम एसएआरसी अधिकारियों ने रेडियो प्रसारण को सुना और निष्कर्ष निकाला कि विमान एंडीज के सबसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में से एक में आ गिरा था और उन्होंने एंडीज रेस्क्यू ग्रुप ऑफ चिली को बुलाया। विमान में मौजूद लोग या बचाव कर्मियों को यह नहीं पता था कि उड़ान पूर्व होटल टॉम्स एल सोसोनेडो, एक परित्यक्त रिजॉर्ट और गर्म झरनों से लगभग 21 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जो शायद सीमित आश्रय प्रदान करता था। दूसरे दिन अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे के 11 विमानों ने गिरी हुई उड़ान की खोज की। खोज क्षेत्र में उनका स्थान शामिल था और कुछ विमान दुर्घटना स्थल के पास से उड़ान भर रहे थे। जीवित बचे लोगों ने विमान की छत पर एसओएस लिखने के लिए सामान से बरामद लिपस्टिक का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह महसूस होने के बाद कि उनके पास हवा से अक्षरों को दिखाई देने के लिए पर्याप्त लिपस्टिक की कमी है, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने सामान का उपयोग करके बर्फ में एक क्रॉस भी बनाया, लेकिन यह खोज और बचाव विमान द्वारा अदृश्य था। उन्होंने 3 विमानों को ऊपर की ओर उठते देखा, लेकिन वो उनका ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ रहे और विमान चालक दल में से किसी ने भी बर्फ के खिलाफ सफ़ेद धड़कों नहीं देखा। कठोर परिस्थितियों के कारण खोजकर्ताओं को इस बात की बहुत कम उम्मीद थी कि वो किसी को जीवित पा सकेंगे। 8 दिनों के बाद खोज प्रयास रद्द कर दिए गए। 21 अक्टूबर को कुल 142 घंटे और 30 मिनट की खोज के बाद खोजकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि कोई उम्मीद नहीं थी और खोज समाप्त कर दी। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में बर्फ पिघली नहीं थी। उन्हें दिसंबर में शव मिलने की उम्मीद थी, जब गर्मियों में बर्फ पिघलेगी। पहली रात के दौरान 5 और लोगों की मृत्यु हो गई। सह पायलट लागोरारा, फ्रांसिस्को अब्बल, ग्राजिला मारियानी, फेलिप मार्किरियान और जूलियो मार्टिनेज लामास जीवित बचे। 28 यात्रियों ने विमान से टूटी सीटों और अन्य मलबे को हटा दिया और एक कच्चा आश्रय बनाया। उन्होंने लगभग 2.5 गुना 3 मीटर की जगह में टूटे हुए धड़ के खुद को ठूंस लिया। ठंड से बचने की कोशिश करने के लिए उन्होंने सामान, सीटों और बर्फ का इस्तेमाल करके धड़ के खुले सिरे को बंद कर दिया।
उन्होंने अन्य तरीकों से सुधार किया। फ्रीटो-स्ट्रच ने सीटों के नीचे से धातु की सीट का उपयोग करके और उस पर बर्फ रखकर ठंड की स्थिति में पानी प्राप्त करने का एक तरीका तैयार किया। सौर संग्राहक ने बर्फ पिघला दी जो खाली शराब की बोतलों में टपकने लगी। स्नो ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए उन्होंने पायलट के केबिन में सन वाइजर, तार और ब्रास स्ट्रैप का उपयोग करके धूप का चश्मा तैयार किया। उन्होंने ठंड से बचाव के लिए सीट कवर हटा दिए जो आंशिक रूप से उनसे बने थे। उन्होंने सीट कुशन का उपयोग स्नोशूज के रूप में भी किया। रग्बी टीम के कप्तान मार्सेलो पेरेज ने नेतृत्व संभाला। पाराडो 3 दिन बाद कोमा से बाहर आया और उसे पता चला कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है और उसकी 19 वर्षीय बहन सुजाना गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसने उसे जीवित रखने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली क्योंकि 8वें दिन उसने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। शेष 27 को उन रातों में जीवित रहने के गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सभी समुद्र के निकट रहते थे। टीम के कुछ सदस्यों ने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी और किसी को भी ऊंचाई पर अनुभव नहीं था। जीवित बचे लोगों के पास चिकित्सा आपूर्ति, ठंड के मौसम के कपड़े और उपकरण था या भोजन की कमी थी, और बर्फ के अंधापन को रोकने में मदद करने के लिए उनके पास केवल 3 जोड़ी धूप का चश्मा था। जीवित बचे लोगों को विमान में सीटों के बीच एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो फंसा हुआ मिला और रॉय हर्लेमन ने विमान से विद्युत केबल का उपयोग करके एक बहुत लंबा एंटीना तैयार किया। उन्होंने यह समाचार सुना कि पहाड़ पर 11वें दिन खोज रद्द कर दी गई। पियर्स पॉल रीड की पुस्तक अलाइव द स्टोरी ऑफ द एंडीज सर्वाइवर्स इस खोज के बाद के क्षणों का वर्णन करती है। बचे लोगों के पास बहुत कम भोजन था। 8 चॉकलेट बार, मसल्स का एक टीन, जैम के 3 छोटे जार, बादाम का एक टीन, कुछ खजूर, कैंडी, सूखे प्लम और शराब की कई बोतलें। दुर्घटना के बाद के दिनों में उन्होंने अपनी अल्प आपूर्ति को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इसे छोटी मात्रा में विभाजित किया। पाराडो ने 3 दिनों तक चॉकलेट से ढकी एक मूंगफली खाई। इस शख्स राशनिंग के साथ ही उनका भोजन भंडार तेजी से कम हो गया। ग्लेशियर या पास के बर्फ से ढके पहाड़ पर कोई प्राकृतिक वनस्पति और कोई जानवर नहीं था। 1 सप्ताह के बाद भोजन खत्म हो गया और समूह ने हवाई जहाज के कुछ हिस्सों को खाने की कोशिश की, जिसे सीटों के अंदर कपास और चमड़ा ने खाने से वो और अधिक बीमार हो गए। यह जानते हुए कि बचाव प्रयास बंद कर दिए गए हैं और भुखमरी और मौत का सामना करना पड़ रहा है, जो लोग अभी भी जीवित हैं वो इस बात पर सहमत हुए कि यदि वो मर जाते हैं तो अन्य लोग जीवित रहने के लिए अपने शरीर का उपभोग कर सकते हैं। कोई विकल्प न होने पर जीवित बचे लोगों ने अपने मृत दोस्तों के शव खा लिए। केनेसा ने बाद में पायलटों और उनके मृत मित्रों और परिवार के सदस्यों को खाने के निर्णय का वर्णन किया। समूह ने सामूहिक रूप से अपने मृत साथियों के शरीर से मांस खाने का निर्णय लेकर जीवित बचे रहे। इस फैसले को हल्के में नहीं लिया गया क्योंकि मरने वालों में ज़्यादातर सहपाठी, करीबी दोस्त या रिश्तेदार थे। केनेसा ने विमान की विंडशील्ड के टूटे शीशे को काटने के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने जमे हुए मांस की पहली माचिस की तीली के आकार की पट्टी को निगलकर उदाहरण स्थापित किया। बाद में कई अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। अगले दिन अधिक जीवित बचे लोगों ने उन्हें दिया गया मांस खाया, लेकिन कुछ ने मना कर दिया या इससे नहीं रख सके। पाराडो ने अपनी बहन और मां की लाशों की रक्षा की
और उन्हें कभी नहीं खाया गया। उन्होंने मांस को धूप में सुखाया, जिससे वह और अधिक स्वादिष्ट हो गया। वह शुरू में इस अनुभव से इतने निराश थे कि वो केवल त्वचा, मांसपेशियां और वसा ही खा सकते थे। जब मांस की आपूर्ति कम हो गई तो उन्होंने हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क को भी खा लिया। सभी यात्री रोमन कैथोलिक थे। कुछ लोगों को शाश्वत विनाश का डर था। रीड के अनुसार कुछ लोगों ने रोटी और शराब की आड़ में नरभक्षण के कृत्य को यूचरिस्ट यीशु मसीह के शरीर और रक्त के समकक्ष बताया। दूसरों ने इसे जॉन 15:13 में पाए गए बाइबल पद के अनुसार उचित ठहराया। इसमें बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अंत में जो लोग शवों को खाने के निर्णय से बच गए थे, उन सभी ने ऐसा किया, हालांकि सभी बिना किसी आपत्ति के नहीं। जेवियर मेथल और उनकी पत्नी लिलियाना एकमात्र जीवित महिला यात्री, मानव मांस खाने वाले अंतिम जीवित व्यक्ति थे। उसकी दृढ़ धार्मिक आस्था थी और वह अनिच्छा से ही मांस का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुई। जब उससे बताया गया कि इसे पवित्र भोज की तरह के रूप में देखा जाए। दुर्घटना के 17 दिन बाद 29 अक्टूबर की आधी रात के करीब जब जीवित बचे लोग सो रहे थे, तो विमान हिमस्खलन की चपेट में आ गया। इसने विमान का ढांचा भर दिया और 8 लोगों की मौत हो गई। एनरिक पेटेरो, लिलियाना मेथोलोव, गुस्तावो निकोलिच, डेनियल मिस्कोन्स, जुआन मेनेंडेज, डिएगो स्टोम, कार्लोस रोके और मार्सेलो पेरेज टीम के कप्तान और जीवित बचे लोगों के सेना पेरेज की मृत्यु। साथ ही लिलियाना मेथल की मृत्यु, जिन्होंने जीवित बचे लोगों की एक मां और एक संत की तरह देखभाल की थी, जीवित बचे लोगों के लिए बेहद हतोत्साहित करने वाली थी। हिमस्खलन ने हवाई जहाज का ढांचा पूरी तरह से दफन कर दिया और छत के अंदर 1 मीटर तक पानी भर गया। अंदर फंसे बच्चे लोगों को जल्दी एहसास हुआ कि उनकी हवा खत्म हो रही है। पेराडोक को सामान रेक से एक धातु का खंभा मिला और वो पायलट के केबिन की एक खिड़की को इतना खोलने में सफल रहे कि बर्फ में छेद करके वेंटिलेशन प्रदान किया जा सके। काफ़ी कठिनाई के साथ 31 अक्टूबर की सुबह उन्होंने कॉकपिट से सतह तक एक सुरंग खोदी, लेकिन तभी उन्हें एक भयंकर बर्फीली तूफान का सामना करना पड़ा, जिससे उनके पास विमान के अंदर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। 3 दिनों तक बचे हुए लोग हिमस्खलन में मारे गए लोगों की लाशों के साथ लगभग 1 मीटर हेडरूम वाले दबे हुए धड़ के भीतर बेहद तंग जगह में फंसे हुए थे। कोई अन्य विकल्प न होने पर तीसरे दिन उन्होंने अपने हाल ही में मृत दोस्तों का कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। पारडो ने बाद में कहा, यह नरम और चिकना था, खून से लथपथ था और गीले ग्रिसल के टुकड़े थे। जब मैंने इसे अपने मुंह में रखा तो मेरा मुंह जोर से बंद हो गया। पेरस की मृत्यु के साथ 3 लोगों, डेनियल फर्नांडीज और चचेरी भाई एडआर्ड और फिटोस्ट्रेच ने नेतृत्व संभाला। उन्होंने मृतक से मांस इकट्ठा करना और उससे दूसरों को वितरित करना अपने हाथ में ली। हिमस्खलन से पहले जीवित बचे लोगों में से कुछ इस बात पर अड़े रहे कि जीवित रहने का उनका एकमात्र तरीका पहाड़ों पर चढ़ना और मदद की तलाश करना होगा। सह पायलट के मरते समय के बयान के कारण कि विमान क्यूरिको से गुजरा था, समूह का मानना था कि चिली का ग्रामीण इलाका पश्चिम में कुछ ही किलोमीटर दूर था। वो वास्तव में पूर्व में 99 किलोमीटर से अधिक एंडीज की गहराई में थे। गर्मियां आते ही विमान के ढांचे में दबी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी।
जीवित बचे लोगों ने दुर्घटना के बाद पहले कुछ हफ्तों में विमान के आसपास के क्षेत्र में कई संक्षिप्त अभियान चलाए, लेकिन उन्होंने पाया कि ऊंचाई की बीमारी, निर्जलीकरण, बर्फ का अंधापन, कुपोषण और रात के दौरान अत्यधिक ठंड ने किसी भी महत्वपूर्ण दूरी की यात्रा को एक असंभव कार्य बना दिया है। यात्रियों ने निर्णय लिया कि कुछ सदस्य मदद मांगेंगे। कई जीवित बचे लोग अभियान दल में शामिल होने के लिए दृढ़ थे, जिनमें 2 मेडिकल छात्रों में से एक केनेसा भी शामिल थी। लेकिन अन्य लोग इस तरह की शारीरिक रूप से थका देने वाली परीक्षा का सामना करने की अपनी क्षमता के बारे में कम इच्छुक या अनिश्चित थे। केनेसा और पाराडो के साथ जाने के लिए नुमा टरकटी और एंटोनियो विजिंटिन को चुना गया था। हालांकि टरकट्टी के पैर पर पैर रख दिया गया था और चोट सेप्टिक हो गई थी, इसलिए वह अभियान में शामिल होने में असमर्थ था। केनेसा, पाराडो और वेजिंगटन सबसे मजबूत लोगों में से थे और उन्हें भोजन के बड़े राशन और सबसे गर्म कपड़े आवंटित किए गए थे। उन्हें दुर्घटनास्थल के आसपास दैनिक शारीरिक श्रम से भी छूट मिल गई, जो समूह के अस्तित्व के लिए आवश्यक था ताकि वो अपनी ताकत बना सकें। केनेसा के आग्रह पर उन्होंने उच्च तापमान की अनुमति देने के लिए लगभग 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। अभियान को पश्चिम में चिली पहुंचने की आशा थी, लेकिन दुर्घटना स्थल के पश्चिम में एक बड़ा पहाड़ था जिसने उन्हें पहले पूर्व की ओर जाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिस घाटी में वो थे वह यू टर्न ले लेंगी और उन्हें पश्चिम से चिली की ओर चलना शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। 15 नवंबर को पूर्व की ओर कई घंटों तक चलने के बाद तीनों को विमान का काफ़ी हद तक बरकरार पिछला भाग मिला, जिसमें गैली लगभग 1.6 किलोमीटर पूर्व और धड़ के नीचे की ओर थी। अंदर और पास में उन्हें सामान मिला, जिसमें चॉकलेट का एक डिब्बा, 3 मीट पैटीज, रम की एक बोतल, सिगरेट, अतिरिक्त कपड़े, कॉमिक किताबें और थोड़ी दवाएं थी। उन्हें विमान का 2 तरफा रेडियो भी मिला। समूह ने उस रात टेल सेक्शन के अंदर डेरा डालने का फैसला किया। उन्होंने आग जला ली और देर तक जागकर हास्य पुस्तकें पढ़ने रहे। वो अगली सुबह पूर्व की ओर बढ़ते रहे। अभियान की दूसरी रात, जो उनकी बाहर सोने की पहली रात थी, वो लगभग ठिठुर कर मर गए। अगली सुबह कुछ बहस के बाद उन्होंने फैसला किया कि पीछे की ओर लौटना, विमान की बैटरियां निकालना और उन्हें वापस धड़ में ले जाना बुद्धिमानी होगी ताकि वो रेडियो को चालू कर सके और मदद के लिए सेंटियागो को SOS कॉल कर सकें। जहाज के टेल पर लौटने पर तिकड़ी ने पाया कि 24 किलोग्राम की बैटरियां इतनी भारी थीं कि उन्हें धड़ में वापस नहीं ले जाया जा सकता था, जो पूंछ अनुभाग से ऊपर की ओर स्थित थी। इसके बजाय उन्होंने फैसला किया कि धड़ पर वापस लौटना और विमान के फ्रेम से रेडियो सिस्टम को डिस्कनेक्ट करना, इससे वापस पूंछ पर ले जाना और इसे बैटरी से जोड़ना अधिक प्रभावी होगा। टीम के सदस्य में से एक रॉय हल, एक शौकिया इलेक्ट्रॉनिक्स उत्साही था और उन्होंने इस प्रयास में उसकी मदद ली। टीम के किसी भी सदस्य को यह नहीं पता था कि विमान की विद्युत प्रणाली 115 वोल्ट AC का उपयोग करती थी, जबकि उनके पास मौजूद बैटरी 24 वोल्ट DC का उत्पादन करती थी, जिससे योजना शुरू से ही व्यर्थ हो गई थी। कई दिनों तक रेडियो को चलाने की कोशिश करने के बाद उन्होंने हार मान ली और इस ज्ञान के साथ जहाज के ढांचे में लौट आए कि अगर उन्हें बचाए जाने की कोई उम्मीद है तो उन्हें पहाड़ों से बाहर निकलना होगा। वापसी यात्रा में वो बर्फीली तूफान की चपेट में आ गए। हाले मरने के लिए लेट गया, लेकिन पाराडो ने उसे रोकने नहीं दिया और उसे वापस विमान के ढांचे में ले गया।
15 नवंबर को आर्टुरो नोगिरा की मृत्यु हो गई और 3 दिन बाद राफेल एचावारेन की मृत्यु हो गई। दोनों अपने संक्रमित घाव के कारण गैंग्रीन से मर गए। नुमा तुर्काटी, जिसकी मानव मांस खाने के प्रति अत्यधिक घृणा ने नाटकीय रूप से उसकी शारीरिक गिरावट को तेज कर दिया, 60 दिन 11 दिसंबर को केवल 25 किलोग्राम वजन के साथ मृत्यु हो गई। जो बचे थे वो जानते थे कि अगर उन्हें मदद नहीं मिली तो वो मर जाएंगे। जीवित बचे लोगों ने ट्रांजिस्टर रेडियो पर सुना कि उरुग्वे वायुसेना ने उनकी तलाश फिर से शुरू कर दी है। पार्टी को अब एहसास हुआ कि एकमात्र रास्ता पश्चिम में पहाड़ों पर चढ़ना था, और जब तक उन्हें रात के ठंडे तापमान से बचने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता तब तक ऐसी यात्रा असंभव थी। अभियान के सदस्यों के मन में स्लीपिंग बैग बनाने के लिए धड़ के पीछे से इंसुलेशन, तांबे के तार और विमान के एयर कंडीशनिंग को कवर करने वाले जलरोधक कपड़े का उपयोग करने का विचार आया। पेराडो ने अपनी पुस्तक मिरेकल इन द एंडीज, 72 डेज ऑन द माउंटेन और माई लॉन्ग ट्रैक होम में बताया कि कैसे उन्हें स्लीपिंग बैग बनाने का विचार आया। स्लीपिंग बैग पूरा होने और टर्कट्टी की मृत्यु के बाद केनेसा अभी भी झिझक रही थी, जबकि अन्य लोगों ने पारेडो को प्रोत्साहित किया। कोई भी स्वेच्छा से उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। पारेडो ने अंततः केनेसा को बाहर निकलने के लिए मना लिया और वेजिंगटन के साथ मिलकर तीनों लोग 12 दिसंबर को पहाड़ पर चले गए। अस्थायी बेपहियों की गाड़ी से वह 1 घंटे में दुर्घटना स्थल पर लौट आया। पाराडो और केनेसा को शिखर पर चढ़ने में 3 घंटे लगे। जब केनेसा शीर्ष पर पहुंचा और उसने अपने चारों ओर कई किलोमीटर तक बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं दिखा, तो उसका पहला विचार था, हम मर चुके हैं। पाराडो ने पश्चिमी क्षितिज पर 2 छोटी चोटियां देखी जो बर्फ से ढकी नहीं थी। वो जिस पहाड़ पर खड़े थे उसकी तलहटी में एक घाटी चोटियों की ओर बढ़ रही थी। पारादो को यकीन था कि यह पहाड़ों से बाहर निकलने का उनका रास्ता था। उन्होंने आशा छोड़ने से इनकार कर दिया। केनेसा पश्चिम जाने के लिए सहमत हो गई। बहुत बाद में केनेसा को पता चला कि उसने पूर्व की ओर जो सड़क देखी थी उससे उन्हें जल्दी और आसानी से बचाया जा सकता था। शिखर पर पाराडो ने केनेसा से कहा, हो सकता है कि हम अपनी मौत की ओर चल रहे हों, लेकिन मैं अपनी मौत के मेरे पास आने का इंतजार करने के बजाय उससे मिलने के लिए चलना पसंद करूंगा। केनेसा सहमत हो गई। तुम और मैं दोस्त हैं नंदू, हम बहुत कुछ सह चुके हैं, अब चलो एक साथ मरें। वो घाटी की ओर, पहाड़ी की ओर चले और काफ़ी दूर तक नीचे उतरे। पाराडो और केनेसा ने कई और दिनों तक पदयात्रा की। सबसे पहले वो उस संकरी घाटी तक पहुंचने में सक्षम थे जिसे पाराडो ने पहाड़ की चोटी पर देखा था, जहां उन्हें रियो सैन जोस का स्रोत मिला, जो रियो पोटिलो की ओर जाता था, जो लॉस मेटेनेंस में रियो अजुर्फे से मिलता है। वो नदी के पीछे पीछे चले और बर्फ रेखा तक पहुंच गए। धीरे धीरे मानव उपस्थिति के अधिक से अधिक लक्षण दिखाई देने लगे। पहले शिविर लगाने के कुछ साक्ष्य और अंत में 9वें दिन कुछ गायें। जब उन्होंने उस शाम आराम किया तो वो बहुत थक गए थे और केनेसा आगे बढ़ने में असमर्थ लग रही थी। जैसे ही लोगों ने आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा की, उनमें से एक ने नदी के दूसरे और घोड़े पर सवार 3 लोगों को देखा। पाराडो ने उन्हें बुलाया, लेकिन नदी के शोर के कारण संवाद करना असंभव हो गया। नदी के पार के लोगों में से एक ने पाराडो और केनेसा को देखा और चिल्लाया, कल अगले दिन वो आदमी लौट आया। उसने एक नोट लिखा, उसे और एक पेंसिल को किसी तार के सहारे एक चट्टान से जोड़ा और संदेश को नदी के पार फेंक दिया।
चिली के एरियरो सर्जियो कैटलन ने नोट पढ़ा और उन्हें एक संकेत दिया कि वह समझ गया है। कैटलन ने अन्य दो व्यक्तियों से बात की और उनमें से एक को याद आया कि कई हफ्ते पहले एक परिचित ने उनसे पूछा था कि क्या उन्होंने एंडीज विमान दुर्घटना के बारे में सुना है। एरियोरोस कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई अभी भी जीवित हो सकता है। कैटलन ने नदी के उस पार लोगों को रोटी फेंकी, फिर वह मदद लाने के लिए 10 घंटे तक घोड़े पर सवार होकर पश्चिम की ओर चला। यात्रा के दौरान उन्होंने रियो अजुर्फे के दक्षिण की ओर एक और एरियर देखा और उसने उन लोगों तक पहुंचने और उन्हें लॉस मेटेनेस लाने के लिए कहा। फिर वह नदी का अनुसरण करते हुए रियो टिंगुइरिका के साथ उसके जंक्शन तक गया, जहां एक पुल को पार करने के बाद वह उस संकीर्ण मार्ग तक पहुंचने में सक्षम था जो पुएंते निग्रो गांव को टमर्स डेल फ्लेको के अवकाश रिजोर्ट से जोड़ता था। यहाँ वह एक ट्रक को रोकने और पुएंते निग्रो के पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में सक्षम था। जीवित बचे लोगों की खबर सैन फर्नांडो में चिली सेना कमान को दी गई, जिन्होंने सेंटियागो में सेना मुख्यालय में संपर्क किया। इस बीच पाराडो और केनेसा को घोड़े पर बैठाकर लॉस मेटेनेस लाया गया, जहां उन्हें खाना खिलाया गया और आराम करने दिया गया। उन्होंने 10 दिनों में लगभग 61 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। विमान दुर्घटना के बाद से केनेसा ने अपने शरीर का लगभग आधा वजन, लगभग 44 किलोग्राम खो दिया था। जब यह खबर सामने आई कि उरुगे वायुसेना की उड़ान 571 की दुर्घटना में जीवित बचे लोग बच गए हैं, तो उनकी 72 दिनों की कठिन कहानी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की बाढ़ पुएंते निग्रो से टॉमस डेल फ्लेको तक के मार्ग पर कई किलोमीटर तक चलने लगी। रिपोर्टर दुर्घटना और उसके बाद की घटनाओं के बारे में पाराडोक और केनेसा का साक्षात्कार लेने के लिए उत्सुक थे। चिली वायुसेना ने बचाव में सहायता के लिए 3 बेल UH-1 हेलीकॉप्टर प्रदान किए। उन्होंने भारी बादलों के बीच उपकरण की स्थिति में लॉस मेटेनेस की डी क्विरिको के लिए उड़ान भरी, जहां सेना ने पाराडो और केनेसा का साक्षात्कार लिया। जब दोपहर के समय कोहरा छंट गया तो पाराडो ने स्वच्छ से हेलीकॉप्टरों को दुर्घटनास्थल तक ले जाने के लिए कदम उठाया। वह पायलट का उड़ान चार्ट लेकर आए थे और हेलीकॉप्टरों को शेष बचे लोगों के स्थान तक पहाड़ पर ले गए थे। एक हेलीकॉप्टर रिजर्व में पीछे रह गया। पायलट यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि दोनों व्यक्तियों ने मदद के लिए जिस कठिन इलाके को पार किया था। 22 दिसंबर 1972 की दोपहर को खोज और बचाव कर्मियों को लेकर 2 हेलीकॉप्टर जीवित बचे लोगों तक पहुंचे। खड़ी जमीन ने पायलट को केवल एक स्किड से नीचे उतरने की अनुमति दी। ऊंचाई और वजन सीमा के कारण दोनों हेलीकॉप्टर जीवित बचे लोगों में से केवल आधे लोगों को ही ले जाने में सक्षम थे। खोज और बचाव दल के 4 सदस्यों ने स्वेच्छा से पहाड़ पर बचे 7 बचे लोगों के साथ रहना स्वीकार किया। जीवित बचे लोग अंतिम रात खोज और बचाव दल के साथ जहाज के ढांचे में सोए। हेलीकॉप्टरों की दूसरी उड़ान अगले दिन सुबह होने पर पहुंची। वो शेष बचे लोगों को मूल्यांकन के लिए सेंटियागो के अस्पताल में ले गई। उनका इलाज विभिन्न स्थितियों के लिए किया गया, जिनमें ऊंचाई की बीमारी, निर्जलीकरण, शीतदंश, टूटी हड्डियां, स्कर्वी और कुपोषण शामिल हैं। बचे हुए अंतिम लोगों को दुर्घटना के 2 महीने से अधिक समय बाद 23 दिसंबर 1972 को बचाया गया था।